जी। तो हम देख रहे थे ऑपरेटर को। ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं। मैं बताऊंगा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने आपको ऑपरेटर क्यों पढ़ा दिया, ठीक है, और हम क्यों पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर, इस पे हम अभी आते हैं। पहले हम समझ लें कि ऑपरेटर होता क्या है। और ये यूनिटरी ऑपरेटर है, यानी कि ये किसी एक चीज पे ऑपरेट करता है, कोई दो चीजों पे ऑपरेट नहीं करता, जिस ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन बन गई ऑपरेटर की, तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने याद रखनी है। उसके बाद आप याद रखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में ही मैंने आपको, ठीक है, ब्लू सेक्शन को पढ़ाया था, ग्रे को नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैं बता देता हूँ, उन्होंने शायद पढ़ा होगा, ठीक है, कि ऑपरेटर को हम बोलते हैं हर्मिशन ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर वो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। अब प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि आप अगर उस ऑपरेटर का डैगर लें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैगर? बरोबर। डैगर का मतलब होता है कि उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी करें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज भी करें, ठीक है, उस ऑपरेटर का, जो ऑपरेटर आपको गिवन है, उसका आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी करें, उसका ट्रांसपोज भी करें। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो याद रखिएगा वो ऑपरेटर कहलाता है हर्मिशन ऑपरेटर, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है हर्मिशन ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर को इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ता है, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में हर ऑपरेटर को हर्मिशन होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है हर्मिशन ऑपरेटर? इसका आंसर मैं आपको बाद में देता हूँ, ठीक है। हर्मिशन ऑपरेटर होना जरूरी है क्वांटम में, अगर आप कोई भी ऑपरेटर को लिखते हैं, क्यों जरूरी है इसकी हम बाद में करते हैं, ठीक है। उम्मीद है इंशाल्लाह आज, अगर मैं पास्टुलेट पे चला जाऊंगा, उम्मीद है चला जाऊंगा इंशाल्लाह, तो पास्टुलेट में मैं आपको बता दूंगा कि ऑपरेटर का हर्मिशन होना क्यों जरूरी है। अब वहां मुझसे सवाल कर लेगा कि सर ऑपरेटर का हर्मिशन होना क्यों जरूरी है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो कितनी बात आपने याद रखनी है, एवरी ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी हर्मिशन ऑपरेटर, ये बात आप याद रखनी है, ये रूल है। क्यों है, बाद में बात करते हैं। अब आए यहाँ पे, ये जो मैंने टेबल यहाँ पे शो किया है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, आप याद रखना है। इस टेबल में, अच्छा इसको एडिट करना चाहिए मुझे, ठीक है, इस टेबल को मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखना। इस टेबल के अंदर बड़ा कुछ बता दिया। क्या बता दिया? इस टेबल में अगर आप जो गौर करें, मैंने एक तरफ लिखी है, ठीक है, मोमेंटम वगैरह, ठीक है, या आप कह लें किनेटिक एनर्जी लिखी हुई है, एनर्जी लिखी है, लेकिन दूसरी तरफ हमने यहाँ पे ऑपरेटर की वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, क्वांटिटी लिखा हुआ है और ऑपरेटर का वर्ड लिखा हुआ है। अब ये टेबल क्या बता रहा है, ठीक है, ये टेबल बता रहा है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। याद रखना आपने, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स का डिफरेंस क्या, आपको ये टेबल बता रही है। टेबल आपने याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ ये ऑपरेटर कैसे आए हैं, ठीक है, आपने इस पर घबराना नहीं है। अब मैं आपको ये डायग्राम एडिट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने एडिट किया है, ये आपने गौर करना है। मैं इसको एडिट कर लिया, ये मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ। आई थिंक ऊपर आ गई होगी, तो डी आई है डायग्राम, ठीक है। अब मजे की बात है, देखो मजे की बात ये है अगर आप क्लासिकल फिजिक्स में हैं तो आप पोजीशन निकालते हैं, ऐसी अभी पोजीशन में ये कर लेते हैं एक्स से। अगर आप पोजीशन निकालने आप एक्स से निकाल लेंगे। अगर आपने लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है क्लासिकल फिजिक्स में, कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला क्या लीनियर मोमेंटम का? P is equal to mv। P इज इक्वल टू एम वी। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वो डिपेंड करेगा सिस्टम टू सिस्टम, ठीक है। अगर आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम है तो आप हाफ के एक्स स्क्वायर से निकाल लेंगे। अगर आपके पास ग्रेविटेशन सिस्टम है आप एम जी एच से निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक सिस्टम है, आप कूलम कूलम ला है, ठीक है, उसमें उस सूत्र से निकाल लेंगे, वन वन और फोर नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर से निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास फार्मूले हैं जिनसे आप एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन, किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, लेकिन अगर आप देखें हाफ एम वी स्क्वायर, इसको आप एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड करते हैं ना, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाता है पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2m आ जाएगा। तो किनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में लिखने का तरीका है। अब एक फॉर्म कहाँ से आ गई है याद रखिएगा, अगर आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे शायद, अब ये सब पढ़ी होगी और पढ़ा होगा। क्लासिकल फिजिक्स में भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से फिजिक्स को लिखा है। तो न्यूटन की फिजिक्स में हम हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद लैग्रांजियन फॉर्मुलिज्म और हैमिल्टन में हम किनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये मोमेंटम की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, वेलोसिटी की फॉर्म में। टोटल एनर्जी और सबसे एंड पे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है, और इंपॉर्टेंट एनर्जी लिखे से आप कहते हैं हैमिल्टोनियन, तो मैंने वर्ड यूज किया ना अभी,
क्लासिकल मैकेनिक्स में क्लासिकल चीज़ों को स्टडी करने के लिए एक साइंटिस्ट था हैमिल्टन, उसने भी दोबारा से क्लासिकल फिजिक्स की सारी चीज़ें लिखी थी। उसने जो टोटल एनर्जी लिखी थी ना, वो हैमिल्टन से लिखी थी, हैमिल्टोनियन से। उसे आप एच कहते हैं। एच कुछ भी नहीं है। एच क्या होगा? ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। ठीक है, दिस इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है, इन दोनों को आप एड अप करते हैं, तो इसको आप कहते हैं हैमिल्टोनियन। ठीक है, दिस इज हैमिल्टोनियन। अब ये चीजें कितने हैं? ये क्लासिकल में है। ठीक है, क्लासिकल में। और इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनके फार्मूलाज में कि मास की वैल्यू क्या हो सकती है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है। कभी नहीं आपने पढ़ा कि इसमें यहाँ पे कहीं पे लिमिटेशन नहीं है कि मोमेंटम की यही वैल्यू हो सकती है, मास की यही वैल्यू हो सकती है। कुछ भी वैल्यू हो सकती है भी, वो तो डिपेंड करेगा कि आप किस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, कौन सा पार्टिकल है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, किसे आप स्टडी कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपको कहीं पे लिमिटेशन नजर नहीं आएगी। अच्छा, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं तो भाई क्वांटम मैकेनिक्स में पोजीशन नहीं, वहां पे पोजीशन की जगह क्या आ गया? वर्ड क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे, व्हाट इज द वर्ड? पोजीशन नहीं होगी तो फिर क्या होगा? यहाँ पोजीशन नहीं होगी, पोजीशन की जगह क्या? ऑपरेटर होगा। अब आप वर्ड क्या यूज करेंगे? नॉट पोजीशन, यू विल यूज पोजीशन ऑपरेटर। आप वर्ड क्या यूज करेंगे? पोजीशन ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिक्स में पोजीशन की जगह पे क्या आ जाता है? पोजीशन का ऑपरेटर। अब देखो ये फर्क है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वांटाइजेशन। और मैं बात कर रहा था ना आपसे कि चीजों की वैल्यू कंटिन्यूस से डिस्क्रीट कैसे हो जाती है, उस सवाल का जवाब यहाँ पे है कि क्लासिकल में वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्वांटम में आके वो ऑपरेटर, जो फिजिकल क्वांटिटी आपको चीज बताती है ना, वो यहाँ पे ऑपरेटर काम करता है। सिमिलर, अब यहाँ पोजीशन थी तो यहाँ पे पोजीशन का ऑपरेटर आएगा उसकी जगह पे। और ऑपरेटर के आने की वजह से याद रखना, जो उसकी वैल्यूज होती है ना क्वांटिटी की, वो फाइनाइट हो जाती है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वांटाइजेशन क्वांटम मैकेनिक्स में। कि आप फिजिकल क्वांटिटी की बजाय उसका ऑपरेटर निकालें और ऑपरेटर से उसकी वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो वैल्यू फाइनाइट आएगी। वो कभी यानी कि इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं होंगी, वो फाइनाइट और सर्टेन वैल्यूज होंगी। ऑपरेटर की वैल्यूज फाइनाइट होती हैं, सर्टेन होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यूज कंटिन्यूस होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। ऑपरेटर की वैल्यूज डिस्क्रीट होती हैं। यही फर्क है, याद रखना क्लासिकल क्वांटम में। ये बात हमें याद रखनी है। इसी तरह अगर आप क्लासिकल फिजिक्स में हैं तो आप मोमेंटम लिखते हैं पी, यहाँ पे पी नहीं होगा, यहाँ पी का ऑपरेटर लिखेंगे। आप पी ऑपरेटर लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया। आप इस एक्स के ऊपर एक, ठीक है, वो कैप लगा दें, यहाँ पे पी के ऊपर एक कैप लगा दें। ये जो वैल्यू इसने लिखी है ना, ये वाली, ये पी ऑपरेटर की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स में। मोमेंटम नहीं लिखा जाता, मोमेंटम की जगह उसका ऑपरेटर लिखा जाता है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी थी तो काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम का ऑपरेटर पुट हो जाता है। मोमेंटम का ऑपरेटर हमने ये निकाला था, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके यहाँ पुट कर दो। फॉर्मूले सेम रहेंगे, आप याद रखें। मजे की बात है, देखो जो क्लासिकल में फार्मूला यूज किया था ना वही आपने फार्मूला यूज करना है क्वांटम में, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को किससे रिप्लेस कर देना है? उसके कोरेस्पोंडिंग ऑपरेटर से। यानी कि यहाँ पे था काइनेटिक एनर्जी, यहाँ हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। मैस का कोई ऑपरेटर नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, मैस ऑपरेटर नहीं होगा, मैस मैस ही रहेगा, तो 2m रहा। लेकिन मोमेंटम क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेटर होगा, तो इसकी जगह जब आप इसको ऑपरेटर पुट करेंगे तो ये आंसर उसी फार्मूले से निकला है जो क्लासिकल का फार्मूला है। ये बात हमें याद रखनी है, फार्मूले दोनों में सेम है, लेकिन फर्क क्या है? इस फार्मूले में ये क्वांटिटीज हैं, यहाँ पे आके उनके कोरिस्पोंडिंग ऑपरेटर पुट हो जाते हैं। अब ये अलग सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं सर मोमेंटम का ऑपरेटर निकला कैसे है, उसका भी मैं आपको थोड़ी देर तक आंसर कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह ये एनर्जी का मोमेंटम, तो एनर्जी यहाँ पे ई होती है, यहाँ पे इसका ऑपरेटर आ जाता है। अब एनर्जी का ऑपरेटर निकला कैसे है, इसका भी मैं थोड़ी देर तक आपको आंसर कर देता हूँ। ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे निकला है। उसके बाद यहाँ पे टोटल एनर्जी थी, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर प्लस एनर्जी का ऑपरेटर। अब काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या निकाला है हमने यहाँ पे? तो ये है, ये लिखा हुआ है, इसको ऐड कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, यहाँ पे ऑपरेटर आ गया, ठीक है। अब मैं इस ऑपरेटर को कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। फर्ज करें, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप मोमेंटम का ऑपरेटर निकालें क्वांटम। तो हो रहा है, मम्मी बंद कर दे। ओके, अच्छा, अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है कि ऑपरेटर निकाला कैसे गया है। मोमेंटम का ऑपरेटर कैसे निकाल दिया क्वांटम कैच में? मोमेंटम था, ऑपरेटर कैसे बन गया? बता देता हूँ आपको। एनर्जी थी, एनर्जी का ऑपरेटर कैसे बन गया?
अब देखो बाकी तो आपको समझ आ गया ना कि मोमेंटम का ऑपरेटर अगर निकल आए, मोमेंटम के ऑपरेटर से ही आप काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर बना लेंगे, क्योंकि आप मोमेंटम का ऑपरेटर यहाँ पुट कर देंगे। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आ गया है, पोटेंशियल एनर्जी में वैसी पोजीशन है, पोजीशन का ऑपरेटर लिखा रहता है, याद रखना पोजीशन ही रहती है, उसका कोई फार्मूला नहीं है क्वांटम में, ठीक है। पोजीशन का ऑपरेटर रहेगा। अब हैमिल्टन ऑपरेटर जो कि टोटल एनर्जी होती है वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे हैमिल्टोनियन था, यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा, वो कैसे निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। पहला क्वेश्चन मैं आपको ये सिखाता हूँ कि मोमेंटम का ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे निकाला जाता है, कैसे आप किसी भी क्वांटिटी का कोरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी का मोमेंटम में ऑपरेटर निकालते हैं। चलो मोमेंटम का ऑपरेटर देखते हैं। सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है इस क्वेश्चन में, यहाँ मुझे बता सकते हैं मैंने कौन सी इक्वेशन यहाँ पे, ये वाली कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, ये बड़ी पॉपुलर इक्वेशन है, इसका नाम क्या है, वेव इक्वेशन तो ठीक है, वो तो सामने लिखा हुआ है, इसको आप शायद पढ़ते हैं क्लासिकल वेव इक्वेशन, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, क्लासिकल वेव इक्वेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखना है। क्लासिकल वेव इक्वेशन क्या बताती है, क्लासिकल वेव इक्वेशन, ये किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रही है यहाँ पे, ये y की जगह पे आप साई भी लिख सकते हैं बाय द वे, ठीक है, वैसे मुझे इसको एडिट करना चाहिए, यहाँ y की जगह पे आप साई लिख दें तो फिर ये क्लासिकल वेव इक्वेशन बन जाती है साई के अंदर। अब ये y वेरिएबल है, साई वेरिएबल होना चाहिए, चलो। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे जी अदनान का कोई क्वेश्चन है, सर ये जो इक्वेशन है ये बता रही है कि पोजीशन को टाइम के साथ रिलेट करने का, ठीक है वो तो बता रही है, लेकिन ये कौन सी वेव पे अप्लाई होती है ना, क्लासिकल वेव इक्वेशन। अभी इसका मतलब कि किसी वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, देखना मेरी बात सुनिए। अब पानी के अंदर आप एक स्टोन को फेंकते हैं वाटर के अंदर, उसके अंदर एक वेव जनरेट होती है, ऐसी है। अब आपने देखना हो कि वो वेव कैसे जनरेट हो रही है, आप गौर करें, उस वेव में एक चीज चेंज हो रही है वाटर की, जो उस वेव को जनरेट कर रही है, वो कौन सी चीज है, वाटर है ना, एक पूल है, उस पूल में आप स्टोन को फेंकें तो वाटर के अंदर वेव जनरेट हो रही है, वो किस चीज के चेंज होने से जनरेट हो रही है, सर मैग्नीट्यूड पोजीशन किस चीज की पोजीशन, पोजीशन की वाटर पार्टिकल्स। अच्छा अब वाटर पार्टिकल्स की जो पोजीशन है, वेव पोजीशन की वजह से, उनके पोजीशन के चेंज होने की वजह से भी चेंज हो रही है। आप देखते हैं कि टाइम के चेंज होने से भी वो वेव क्या होती है, वो चेंज होती है। ऐसे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उन पार्टिकल्स की मोशन भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है, ऐसी है ना, दोनों चीजों के चेंज होने से चेंज होता है। तो वो वेव को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें तो आप इस सीक्वेंस से ड्राइव कर सकते हैं। शर्त क्या है, एक शर्त है, आप हर तरह की वेव को नहीं कर सकते, इसके ऊपर एक शर्त है। पहली बात, उस वेव की शेप टाइम के साथ साथ चेंज ना हो, ठीक है, उसकी शेप सेम रहनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं, मैंने एग्जांपल दिया वाटर की, एक स्टोन को फेंकते हैं, सेंटर से अगर सर्कुलर वेव जनरेट हुई है तो दूर जाते जाते भी आप देखते हैं उसकी फॉर्म सर्कुलर ही रहती है, उसकी शेप चेंज नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, उस वेव की मूव करने की स्पीड भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये दो शर्तें हैं, एक पहली बात कि वो वेव की शेप चेंज ना हो, दूसरी बात उस वेव की आपके पास स्पीड भी चेंज ना हो। फिर आप अगर उस वेव को स्टडी करना चाहते हैं तो याद रखिएगा आप इस इक्वेशन से स्टडी कर सकते हैं, वो वेव कौन सी चीज के चेंज होने से जनरेट हो रही है, वो चीज यहाँ पे उसका डेरिवेटिव होगा। ये y जो है ना, y, दिस y रिप्रेजेंट्स दैट फिजिकल क्वांटिटी जिसके चेंज होने से वेव प्रोड्यूस हुई है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने मुझे बताया कि सर वाटर के अंदर वेव का क्या चीज चेंज हो रही है तो वेव प्रोड्यूस हो रही है, व्हाट इज दैट थिंग, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। और यहाँ पे वो पोजीशन किससे लिखी हुई है, वो y से लिखी है, वो वाटर के पार्टिकल्स की पोजीशन वो y है, यहाँ पे याद रखिएगा, वो y आप निकाल सकते हैं सीक्वेंस से। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ, अब मेरे बोलने से आपको पता है साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अब साउंड में क्या चीज चेंज होगी तो साउंड प्रोड्यूस होता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो साउंड को प्रोड्यूस कर रही है, पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने या उनकी भी पोजीशन चेंज होने से। नहीं, जो साउंड होता है वो किससे चेंज प्रोड्यूस होता है, साउंड का पार्टिकल्स की खाली वाइब्रेशन से ताल्लुक नहीं होता। इसको उसको फिजिकल क्वांटिटी बताएं मुझे, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वाइब्रेशन की फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है उसके पीछे, प्रेशर
प्रेशर। तो y की जगह फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर आ यस जाएगा y की जगह पे। सिमिलरली अगर आपके पास लाइट है जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो फिर y की जगह क्या आना चाहिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस चीज के चेंज होने से जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई आ जाएगा। एक दफा आएगा y की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इक्वेशन आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक लिखोगे फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड भी। बात समझ आ गई। लेकिन शर्त क्या है, जिन वेव्स की मैं बात कर रहा हूँ इनकी टाइम के साथ साथ शेप चेंज नहीं होनी चाहिए और इनकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। वो है ना v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वो फार्मूला इधर भी एप्लीकेबल है, लेकिन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की शर्त है कि वो इसी तरह अप्लाई होगा जब वेव की शेप चेंज ना हो, उसकी स्पीड चेंज ना हो। उस कांस्टेंट स्पीड के लिए फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जो आप पढ़ते हैं और ये भी आप पढ़ते हैं क्लासिकल वेव के हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अच्छा, मैंने आपको शायद बताया था, ठीक है, कि जो मैं क्वांटम मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, याद रखना आपने, इसका जो ओरिजिन है वो क्लासिकल फिजिक्स ही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। अभी मैं आपको ओरिजिन बता रहा हूँ। अब ये जो मैं क्वांटम मैकेनिक्स सारी पढ़ा रहा हूँ, जो श्रोडिंगर था, ये सारी क्वांटम मैकेनिक्स कौन सी बेसिक इक्वेशन से निकली है मैंने यहाँ पे लिख दी है। कौन सी इक्वेशन है, बेसिकली वो क्लासिकल वेव इक्वेशन। ठीक है, आप इस कोर्स में जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े वो सारी इस इक्वेशन से डेवलप हुई है, क्लासिकल वेव की, ये ओरिजिन है उसका, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पार्टिकल के साथ डी ब्रोगली वेव अटैच्ड है, उस डी ब्रोगली वेव की शेप टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही और उसकी स्पीड भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, और आप उस डी ब्रोगली वेव को स्टडी करना चाहते हैं, तो आप कैसे स्टडी करेंगे फिर? क्या लगता है आपको, कैसे स्टडी करेंगे उस डी ब्रोगली वेव को? क्या आंसर होना चाहिए? सर क्वेश्चन रिपीट कर दे। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये है, नो क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बकायदा ना, ठीक है, टाइप कर देता हूँ। बोलने में तो ठीक है होता है, लेकिन जरा टाइप करने में आपको समझ। क्वेश्चन ये है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग एंड सॉरी पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके साथ अटैच्ड है एक डी ब्रोगली वेव। ठीक है, उसके साथ डी ब्रोगली वेव भी अटैच है, पार्टिकल मूव भी कर रहे हैं। हमें ये बताना है कि अगर उस पार्टिकल की जो डी ब्रोगली वेव है, इसकी शेप टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही और इसकी स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो वो कैसे स्टडी होगी वेव। ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग एंड अ डी ब्रोगली wave is attached with it, having, अच्छा, अब जो डी ब्रोगली वेव है उसकी शेप भी चेंज नहीं हो रही और उसकी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कहने, कांस्टेंट वेलोसिटी। सर ठीक ये है, ग्रुप वेव नहीं बनाते? जी जी, ग्रुप वेव बनाते हैं, बिल्कुल ग्रुप वेव बनाते हैं। उस ग्रुप वेव की जो बात हो रही है ना, ग्रुप वेव हम कह रहे हैं, उसकी शेप भी टाइम के साथ साथ वो बनाते हैं, वो भी ठीक है। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ आपको, ठीक है, आप कहते हैं वो वेव वेव पैकेट होता है, तो वेव पैकेट में शेप चेंज नहीं रहती, आप बेसिकली ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, ऐसी है। आपका क्वेश्चन यही है जो मैंने कहा है। चलो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। चलो मैं यहाँ से एक डायग्राम कॉपी कर लूँ नेट से ताकि आसानी रहे। अब देखें, एक डायग्राम मैं कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, इस डायग्राम में देखें कौन सी वेव मैंने यहाँ पे शो की है, ये कौन सी वेव है?
साइनोसॉइडल साइनोसॉइड। अच्छा, क्या इसकी शेप चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ? साइनोसाइड। नहीं सर। नहीं हो रही, ठीक है। इसकी स्पीड भी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, ऐसी है। हर तरफ जब मूव करेगी जी सर। वेव तो इसकी स्पीड भी फिक्स रहेगी। अच्छा, अब आप मुझसे सवाल करें इसके बारे में, वेव पैकेट। अब वेव पैकेट में देखें क्या होता है कि जो वेव पैकेट होता है, अब मैं वेव पैकेट की डायग्राम आपसे शेयर करता हूँ। ये वेव पैकेट है, जो सवाल इनका है, ठीक है। मैं बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूछना चाह रहे हैं। अब इसमें गौर करें, ये वेव पैकेट है, देखें ना, मैंने इसमें से एक वेव पैकेट ड्रा किया था एक दफा आपके साथ, ठीक है। ये एक वेव पैकेट ड्रा किया था, ये बहुत सारे वेव पैकेट होते हैं। अब आप इसमें देखें, क्या शेप सेम रह रही है? क्या स्पीड कांस्टेंट नजर आ रही है? नो सर। नहीं आ रही, ठीक है। आई थिंक उनका क्वेश्चन ये था कि सर ये जो आप कह रहे हैं ना कि डी ब्रोगली वेव, वो ये नहीं होती, ठीक है, बल्कि वो ये फॉर्म होती है, ठीक है। वही क्वेश्चन ये कर रहे थे बेसिकली, मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन था ना आपका, जो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले कि वो एक ग्रुप होता है। चलें खैर, आएंगे ऑनलाइन तो बता देगा, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखो ये देखो, गौर करो मेरी बात। क्वेश्चन मैं कुछ ये कह रहा हूँ कि अगर एक पार्टिकल है और वो मूव भी कर रहा है, उसके साथ डी ब्रोगली वेव भी अटैच है, और उसकी जो शेप है ना वेव की, जो डी ब्रोगली वेव है, इसकी शेप भी चेंज नहीं हो रही और इसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही। अच्छा, ये कैसा पार्टिकल होगा? पहले तो क्वेश्चन ये करें आप, सर ये कैसा पार्टिकल है कि जिसके साथ डी ब्रोगली वेव की स्पीड भी चेंज नहीं हो रही और उसकी शेप भी चेंज हो? याद रखें, ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं फ्री पार्टिकल। ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? फ्री पार्टिकल। अब फ्री पार्टिकल का मतलब क्या है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री पार्टिकल? क्या होता है फ्री पार्टिकल? जो फ्रीली मूव कर रहा हो। जो फ्रीली मूव कर रहा हो, जिसके ऊपर किसी चीज का इन्फ्लुएंस ना हो, जिसके ऊपर किसी चीज का इन्फ्लुएंस, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ हो। किनेटिक एनर्जी हो, यानी कि आपके क्वांटम मैकेनिक्स में इसका आंसर ये होगा कि जिसकी पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या है? कि उसके ऊपर किसी चीज का इफेक्ट नहीं है। ऐसी है ना, अगर आप देखें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि उस सिस्टम को आप स्टडी कर रहे हैं, उस सिस्टम के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है। अगर आप मैस स्प्रिंग सिस्टम पे हैं, आप देखेंगे कि मैस स्प्रिंग सिस्टम का मतलब ये है कि उस सिस्टम को उसको आप स्टडी कर रहे हैं, उस पर स्प्रिंग का इफेक्ट है। उस स्प्रिंग के इफेक्ट की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। लेकिन अगर एक पार्टिकल के ऊपर किसी चीज का इफेक्ट ही नहीं है, कोई फील्ड, कोई फोर्स, कुछ भी नहीं है, वो खुद से मूव कर सकता है अपनी विल पे, तो ऐसे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि वो मूविंग पार्टिकल है, तो सिर्फ उसके साथ किनेटिक एनर्जी अटैच होती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये डेफिनेशन है फ्री पार्टिकल। जब एक पार्टिकल फ्री होता है ना, तो आपने याद रखना है, फिर वो ये फॉर्म बनाएगा ग्रुप की, ये वाली फ्री पार्टिकल, जिसका कोई इन्फ्लुएंस ही ना हो, उसको उसका टाइम के साथ साथ, ठीक है, चीज चेंज नहीं हो रही, वो एक ही स्पीड से और एक ही शेप से मूव करेगा अपनी वेव की, उसको आप बोलेंगे फ्री पार्टिकल के लिए ये वाला केस है, जो कि आइडियल केस है। देखिए ना, फिजिक्स अगर आप देखें, आप पढ़ाते भी होंगे, आप पढ़ते भी आ रहे हैं शुरू से, आप एफएसएस की बुक उठा लें, मैट्रिक की बुक उठा लें, हमेशा आप आइडियल केस से शुरू करते हैं और आप रियलिटी की तरफ जाते हैं। ऐसी होता है ना, यही तरीकेकार है यस ना। सर। आप सिंगल जी पार्टिकल से सर। शुरू करते हैं और आप बॉडी की तरफ आते हैं, यही तरीकेकार है। आप एक ऑब्जेक्ट, एक पूरा, ये नहीं कि आप डायरेक्ट कहेंगे कि हम एक रोड को स्टडी कर लें, आप कहेंगे नहीं, पहले सिंगल पार्टिकल पे कूलम फोर्स स्टडी करो, फिर 2 पार्टिकल्स पे करो, फिर 10 पार्टिकल पे करो, फिर आप कंटिन्यूस फॉर्म पे आओ रोड के ऊपर, ठीक है। हालांकि आपको पता है कि एक पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, 2 पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, सिंगल पार्टिकल, वो सारे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम आइडियल केस से शुरू करते हैं, रियलिटी की तरफ आते हैं। तो क्वांटम कैसे भी तो ऐसे होना चाहिए ना, हमें डायरेक्ट रियलिटी की तरफ नहीं जाना, स्टडी देखें शुरू होगी पहले आइडियल केस। आइडियल का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, फिर आप कहेंगे जी पोटेंशियल एनर्जी है, पार्टिकल फ्री नहीं है, तो फ्री पार्टिकल के अंदर क्या क्या चेंजिंग आएंगी, आप फ्री पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन कर लें, फिर उसको चेंज करते 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 आप आइडियल केस से रियलिटी की तरफ ले गए, जो कि बाद में ये बनेगी वेव ग्रुप जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे बेसिक केस से स्टार्ट किया कि पार्टिकल है, फ्री है, पोटेंशियल जीरो है, तो उस केस में उसकी ना ही शेप चेंज होगी वेव की, जो डी ब्रोगली वेव अटैच है, ना ही वेलोसिटी चेंज होगी। अब आप इस वेव को स्टडी करना चाहते हैं भाई, और ये वेव के अंदर एम्पलीट्यूड प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कैसे स्टडी करेंगे? क्या आंसर होना चाहिए? अब इसकी शेप भी चेंज नहीं हो रही, स्पीड भी चेंज नहीं हो रही। अब इस वेव को स्टडी करना है, कैसे स्टडी करेंगे? आंसर क्या आना चाहिए? इसके एम्पलीट्यूड को देखा जाएगा कि किस पॉइंट नहीं, एम्पलीट्यूड तो देखा जाएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? मैंने यहाँ पे आंसर बताया आपको बाय द वे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैसे देखा जाएगा। जैसे मैंने वाटर की एग्जांपल दी थी, मैंने आपको साउंड की एग्जांपल दी, मैंने आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एग्जांपल दी, तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो कैसे देखा जाएगा? सर जो वेव बनाएंगे ना, उस वेव का हम सॉल्यूशन देखेंगे। कैसे सॉल्यूशन देखेंगे? तो पहले तो उस टाइम वेव को लिखेंगे कैसे, टेक्निकली उस वेव को कैसे लिखेंगे जो वेव ये बना रहे हैं? पहले तो क्वेश्चन ये है। फोरियर सीरीज यूज कर सकते हैं। फोरियर सीरीज बहुत आगे चलेगी, वो रियल केस है, ठीक है। फोरियर सीरीज में वेरिएशन होती है। अभी हमने बात किया कि देयर इज नो वेरिएशन, ठीक है, ना ही एम्पलीट्यूड, सॉरी, ना ही उसकी वेव की शेप चेंज हो रही है, ना ही उसकी स्पीड चेंज हो रही है। अगर एक वेव की शेप चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो आप उस वेव को किससे स्टडी कर सकते हैं? सर वाई की जगह जैसे हम पार्टिकल, वाटर का पार्टिकल लिया था, इस तरह हम साई लेंगे then? बिल्कुल ठीक, Free शाबाश। हम particle. किससे स्टडी करेंगे उसको? क्लासिकल वेव इक्वेशन से। बिल्कुल ठीक, शाबाश। यानी कि उसका आंसर क्या होगा? आप उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं? क्लासिकल वेव इक्वेशन से। दिस इज एन आइडियल केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बिल्कुल बेसिक केस, बिल्कुल ठीक सही बात की आपने। आप वाई की जगह क्या पुट कर देंगे? साई पुट कर देंगे, और इस इक्वेशन के अंदर उस साई को कैलकुलेट करेंगे, इसको सोल्व करके। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप मैथमेटिकल मेथड्स का भी कोर्स पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व जैसे करते हैं वैसे सोल्व करके आप साई को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो साई यहाँ पे आएगा। अब आपने याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं बेसिक केस से शुरू हूँ, अभी मैं ग्रुप पे नहीं किया, वो ग्रुप की बात बिल्कुल ठीक किया, वो एंड पे जाके फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी, लेकिन बात की बात अभी हम इस केस पे हैं, ये वाला केस जो मैं बता रहा हूँ, आइडियल केस। तो भाई अगर फ्री पार्टिकल है, उसकी पोटेंशियल जीरो है, तो सच वेव, ये जो वेव हम बात कर रहे हैं फ्री पार्टिकल के साथ अटैच्ड है, ये किससे स्टडी हो सकती है? क्लासिकल वेव इक्वेशन से, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो आप इसको क्लासिकल वेव इक्वेशन से स्टडी कर सकते हैं, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। सच डी ब्रोगली वेव can be studied by using classical wave equation। ये बात आप याद रखनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब अगर आप इस तरह की वेव को क्लासिकल वेव इक्वेशन से स्टडी करें, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है क्लासिकल वेव इक्वेशन, नो डाउट, अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप y की जगह क्या पुट कर देंगे? साई पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे साई अगर हम पुट कर दें, मैं यहाँ पे ऐड तो नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव भी ले देता हूँ। अब आप अगर यहाँ पे साई पुट कर दें, तो ये क्लासिकल वेव इक्वेशन बन जाएगी इस पार्टिकल के लिए जिसे आप कह रहे हैं फ्री पार्टिकल, ठीक है। दिस इज फ्री पार्टिकल, तो हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। बाय द वे मैंने कितनी डिमेंशन में इक्वेशन लिखी है अभी? ये तो एक्स और खाली एक्स का आना है, कितनी डिमेंशन बता रहा है? हाउ मच डिमेंशन? 1 2 3, कितनी डिमेंशन में लिखी है? सिंगल 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 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन में है, ठीक है। आप बिल्कुल ठीक बात करें, दिस इज 1 डायमेंशन। अगर डायमेंशन चेंज करेंगे, याद रखिएगा ये भी चेंज हो जाएगा। तो पार्शियल स्क्वायर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये 1 डायमेंशन में लिख रहा हूँ मैं, और ऊपर आ जाएगा साई, बिल्कुल ठीक बात की आप, यहाँ पे आ जाएगा साई। अब y की जगह साई, और साई जो है दैट इज डी ब्रोगली वेव के लिए लिख रहे हैं, तो ये वेव फंक्शन हो गया, ठीक है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो दिस इज ओवर वेव फंक्शन, ये आ गया हमारे पास साई, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर इंटू पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो डी ब्रोगली वेव है वो भी दो चीजों पर डिपेंड करती है। मैंने शुरू में भी बोला था ना, पोजीशन एंड टाइम। ये पोजीशन के साथ भी बताती है प्रोबेबिलिटी का क्या रिलेशन है, और टाइम के साथ भी बताती है। तो आपको दो चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है। तो पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर हमारे पास आ गया क्लासिकल वेव इक्वेशन
और याद रखना यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की भी बेस है। इसलिए मैंने बोला था कि इसका ओरिजिन ही क्या है, वो क्लासिकल है। और जब आप क्लासिकल में नहीं होंगे डोमेन में, तो आपको इसमें भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। वही बात है ना कि आप सिंपल केस से शुरू करते हैं, करते 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 आप उसको मॉडिफाई करते करते रियल केस की तरफ चले जाते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होता है। तो भी हम क्लासिकल से शुरू जरूर कर रहे हैं और स्पीड स्लो जरूर है, लेकिन इसको बाद में चेंज कर लिया जाता है, जो कि अभी तक आपने क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ी। मैंने तो खैर पढ़ी है, मुझे उसका अंदाजा है, लेकिन आपने नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, उसको रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स और उसके बाद आती है क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये वो क्लासिकल वेव इक्वेशन बन गई है। अब अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करें ना, इसका जो सोल्यूशन आता है ना, वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, दिस सोल्यूशन, ये साई की वैल्यू इस इक्वेशन को सोल्व करके आती है। इस सोल्यूशन को आपने याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। दिस इज कॉल्ड फ्री पार्टिकल सोल्यूशन, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, या फिर इसको आप कहते हैं, एक और नाम है। अच्छा, अब एक और बात, एक और बड़ी बड़ी मजे की बात है, बड़ी मजे की बात, ध्यान करना है आपने मेरी बात पे। फर्स्ट करें, आप एक पॉन्ड के अंदर स्टोन फेंकते हैं और जहां पे स्टोन गिरा वहां पे एक छोटा सर्कल ड्रा होता है, ऐसी है ना, वानी वेव जब जनरेट होना शुरू होती है छोटे सर्कल से शुरू होती है, ऐसी है। जब जैसे जैसे वेव ट्रेवल करती जाती है, सर्कल भी क्या होता जाता है, बड़ा होता है। बड़ा होता जाता है। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम में बताता हूं। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कहीं दूर से आप उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या आप उसे सर्कुलर रीड करेंगे या उसे आप स्ट्रेट लाइन रीड करेंगे? क्या लगता है आपको? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। प्लेन अच्छा, ये वेव। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर एक वेव बेशक सर्कुलर है या उसकी कोई और शेप है, और जब वो लॉन्ग डिस्टेंस पे चली जाती है और हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे वो सर्कुलर नहीं थी, बल्कि वो क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन थी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन वाली वेव का भी नाम है फिजिक्स में, इसको आप क्या बोलते हैं? व्हाट इज अबाउट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? जैसे ये देखो, ये वाटर का स्टोन है, जहां फेंका, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम लिखी है, ठीक है, ये सर्कल जनरेट हुआ, दरमियान में आप इतनी पोजीशन पे खड़े हैं तो आपको वेव सर्कुलर नजर आएगी। दूर जाके आप इतनी पोजीशन पे खड़े हैं, आप गौर करें, उतने डिस्टेंस है, लेकिन अब ये आपको पूरा सर्कल नहीं, एक लाइन नजर आएगी, ऐसी है। दिस इज लाइक अ लाइन वाली वेव को आप क्या नाम देते हैं, क्या नाम है उसका वेव मैकेनिक्स में? बेसिकली ये तो सर्कुलर वेव होगी ना, वो जो लीनियर वेव। लीनियर वेव नहीं होती। लाइन या प्लेन वेव, जो प्लेन फॉर्म शो करती है, उसको नाम क्या देते हैं आप? इसका नाम है, सिलेंड्रिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव सर। नहीं लॉन्गिट्यूडनल भी नहीं होती, इसको आप कहते हैं प्लेन वेव। इसको आप क्या कहते हैं? प्लेन वेव। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लेन वेव, ये बात आपने याद रखनी है। प्लेन वेव फ्रंट सर। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव याद है आपको? याद आ गया, हाइजेनबर्ग में आपने पढ़ा था प्लेन वेव का। ठीक है, वो यही चीज थी ना, प्लेन वेव। ऐसे दो टाइप्स नहीं पड़े। दो टाइप, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये जो प्लेन वेव है ना, ये तब बनती है, अब देखो ना ये वेव है, अब इसको दूर जाके रीड करोगे, इसकी शेप ही चेंज नहीं हो रही, आपको हर दफा अगर आप दूर देखेंगे जाके, तो ये आपको इस तरह की वेव नजर नहीं आएगी, ये आपके आस्ते आस्ते स्ट्रेट होती जाएंगे पाथ, ये बनती जाएगी प्लेन वेव। तो इसको जो है ना, ये इसको हम दो नाम देते हैं, इसके दो मशहूर नाम है, ये सोल्यूशन मैंने लिखे, या तो आप इसे कहते हैं फ्री पार्टिकल सोल्यूशन, या फिर आप इसे कहते हैं, ये दूसरा नाम ज्यादा यूज होता है, इसे आप कहते हैं प्लेन वेव सोल्यूशन। इसको आप कहते हैं प्लेन वेव सोल्यूशन। अब प्लेन वेव कब बनती है? मैं आपसे सवाल करूं कि क्वांटम मैकेनिक्स में प्लेन वेव कब बनती है? आपको क्या समझ आई है, प्लेन वेव कब बनती है क्वांटम मैकेनिक्स में? कौन से पार्टिकल के साथ जो डी ब्रोगली वेव अटैच होती है वो प्लेन वेव बनाती जिस टाइम हमारा वेव फंक्शन जीरो को अप्रोच कर रहा होता है। वो तो ठीक है, यहाँ की स्टडी से बताया, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, यहाँ से आपको क्या समझ आई है, वो कौन सा पार्टिकल है जिसके साथ जो वेव है क्वांटम का, इसमें उसको प्लेन वेव बोला जाता है। अभी तक आपको फ्री पार्टिकल, बिल्कुल ठीक से आप फ्री पार्टिकल। और फ्री पार्टिकल का मतलब यह है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और वो पार्टिकल अपनी विल पे एक ही स्पीड से एक ही वेव की शेप के साथ मूव कर सकता है। ठीक है, अब ऐसे पार्टिकल के सॉल्यूशन को, अगर आप कौन सा सॉल्यूशन से मेरा मतलब क्या है कि उसकी क्लासिकल वेव इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि वो क्लासिकल वेव इक्वेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद जब आप उस क्लासिकल वेव इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन आता है, उस सॉल्यूशन को आप बोलते हैं प्लेन वेव सॉल्यूशन।
इसकी बड़ी अहमियत याद रखना क्वांटम मैकेनिक्स में कि क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे बेसिक चीज जहां से निकाली है वो प्लेन वेव सॉल्यूशन है। अब आपने एडिट करना है तो इसी को करना है, उसको करके आगे चलना है। तो दिस इज दिस साई इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं प्लेन वेव सॉल्यूशन। अब आप कुछ प्लेन वेव सॉल्यूशन में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज नजर आ रही होंगी। क्या नजर आ रही हैं? जरा आप एक्सपोनेंशियल की पावर देखें। कांस्टेंट तो अपनी जगह पे, फिजिकल क्वांटिटीज बताएं मुझे कौन कौन सी हैं। सर एनर्जी, टाइम, पोजीशन। अच्छा आप देखें एनर्जी के साथ Time. कौन सी चीज मल्टीप्लाई हो रही है? टाइम सर टाइम। पोजीशन के साथ कौन सी चीज मल्टीप्लाई हो रही है? Momentum. पोजीशन और मोमेंटम। मोमेंटम। अच्छा ये क्या आपको सुनी सुनी बात नहीं लगती कि पोजीशन एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड टाइम, तो ये चीज बड़ी पड़ी नहीं लगती? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेरी गुड। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि ये दो वे, अब कम्यूट और अब याद रखना इसको मैं कम्यूट में ले जाऊंगा, कम्यूट एंटी कम्यूट, ये भी आगे एक वर्ड आएगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे। ठीक है, अभी तो खैर लेक्चर खत्म होने लगा है, अभी हम ब्रेक करेंगे कि दोबारा ज्वाइन करेंगे आप मुझे? ब्रेक सर दे की दो। ब्रेक, नाश्ते ब्रेक की ब्रेक। चलें 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, फिर 10:30 आप मुझे ज्वाइन करें, मैं इसके आपको आंसर करता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखनी है। ठीक है, ये लेक्चर में अब मैं आपको असल चीज़ पे लेके जाऊंगा कि ऑपरेटर क्यों है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद हम ब्रेक कितने इंशाल्लाह टाइम की है सर? जी 10 मिनट 10:30 बजे हम स्टार्ट करेंगे दोबारा लेक्चर। ठीक है, 10:30। ओके ओके ठीक है, सर। 10:30 में दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। लगदे ਇਹਦੇ ਐਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ।